हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कल्चर वाला पार्ट। जो 8वां टॉपिक है उसमें से पहला टॉपिक दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यानी कि लखनऊ को हाल ही में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, बिकमिंग सेकंड इंडियन सिटी आफ्टर हैदराबाद। तो हैदराबाद के बाद लखनऊ सेकंड सिटी होगी जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाली है। मोर ऑन द न्यूज़ देखते हैं। नवाब असाफुद्दौला ने डिसीजन लिया था कि अवध को रिलोकेट करेंगे लखनऊ में। अवध की जो कैपिटल होगी उसको रिलोकेट करेंगे लखनऊ में इन 1775 दैट एलिवेटेड द सिटी टू इट्स लेजिटिमेट स्टेटस। तो 1775 में जब अवध की जो नवाब थे असाफुद्दौला, इन्होंने ही अपनी जो अवध की कैपिटल है उसको लखनऊ में शिफ्ट किया था। तब से ही लखनऊ का जो स्टेटस है एक तरह से बेस्ट माना जा रहा है। इट वाज निक नेम्ड सिराज ए हिंद। तो इसका जो निक नेम क्या दिया गया है, सिराज ए हिंद, एंड इज़ द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट, और इसको ईस्ट का कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया है। फॉर द बिंग ऑफ पोएट्री, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, नवाबों की नगरी लखनऊ म्यूजिक की, पोएट्री की, फाइन्स की बेस्ट हब माना गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ द इंडिया फॉर इट्स रिफाइनमेंट एंड एपिक्यूरियन एक्सीलेंस। ठीक है, इंडिया की यूसीसीएन सिटीज़ हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद, लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी में, ग्वालियर म्यूजिक के लिए में संगीत घराने के लिए, वाराणसी भी म्यूजिक के लिए 2015 में इसको दिया गया था, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए, कोझिकोड केरला के लिटरेचर के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए दिया गया था, जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए दिया गया था, और श्रीनगर को भी फोक एंड आर्ट्स के लिए दिया गया था। तो लखनऊ हैदराबाद के बाद लखनऊ सेकंड सिटी है जिसको गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटी में शामिल किया है। अंडर द रॉयल पैट्रोनेज, बावर्चीज एंड रकाबदार्स इन नवाब किचन्स मास्टर द स्लो कुक्ड डम पुख्त टेक्निक एंड द रेंज दैट इंक्लूड कबाब्स, कोरमा, बिरयानी, शीरमाल एंड शाही टुकड़ा। जैसे हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा नाम। तो इसी चक्कर में इसको गैस्ट्रोनॉमी के उसमें दिया गया है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूसीसीएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है, ये 2004 में बनाया गया था। इसका काम ही रहता है कि जो स्थायी शहर है उनके विकास के लिए कैसे रचनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम से हम उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो ये दिया जाता है गैस्ट्रोनॉमी मेनली दिया जाता है खान पान के, जैसे कि खान पान जो है और वहाँ का आतिथ्य कैसा है और सांस्कृतिक विरासत कैसी है। तो इन सब के चक्कर में सांस्कृतिक विरासत, तो इन सब के उसमें जो बेस्ट प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए किसी भी शहर को कुछ क्राइटेरिया का पालन करना पड़ता है, जैसे कि उसकी समृद्ध विरासत रही हो, कुछ सतत और खाद्य शिक्षा को बढ़ावा दे, और सामुदायिक भागीदारी रही, भोजन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो लखनऊ की बिरयानी, लखनऊ का जो और ये सब रहता है बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके कारण लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की उसमें शामिल किया गया है। हैदराबाद फर्स्ट था, सेकंड था लखनऊ। ठीक है, अदर की फीचर्स ऑफ लखनऊ क्या क्या हैं हम लोगों ने देखा, ये कबाब, कोरमा, बिरयानी, शीरमाल, शाही टुकड़ा, ये सब खाने की डिशेस हैं, कैसे लोगों को जोड़ती हैं। अलग अलग गंगा जमनी तहजीब पर हिंदू हो या मुस्लिम हर एक वर्ग के व्यक्ति आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना कल्चरल और रिलीजियस जो बिलीफ हो शेयर करते हैं। तो इस तरह से एक बेस्ट सिटी बन जाती है सब के उसमें। आर्किटेक्चरल सिंथेसिस, द सिटीज आइडेंटिटी रूटेड इन इट्स यूनिक फ्यूजन ऑफ मुगल एंड अवधी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस। तो ये जो यहाँ का आर्किटेक्चर बनाया गया है, जितने भी आर्किटेक्चर हैं, बिल्डिंग्स हैं, देखा गया है कि उसमें मुगल और अवध के आर्किटेक्चर का ट्रेडिशंस का क्या रहता है, फ्यूजन रहता है, यानी दोनों का मिक्स रहता है। टेंजिबल एसेट्स, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, ये जो सब हैं, तो ये कुछ टेंजिबल एसेट्स हैं। यूज ऑफ फिश मोटिव्स, छत्तर्स, बरदारी एंड लखौरी ब्रिक्स, तो ये सब यूज किया गया है। ये आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा है कि वहाँ का आर्किटेक्चर कैसे फेमस है, क्या कैसे है। इंटेंजिबल एसेट्स में देखेंगे लखनवी कुजीन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मुगलाई एंड अवधी कस्टम्स, उर्दू पोएट्री एंड गज़ल्स, ट्रेडिशनल डांस लाइक कथक एंड द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चिंकारी एम्ब्रॉयडरी। सो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फीचर्स रहते हैं, जैसे कि उसमें टेंजिबल एसेट्स में वहाँ की मूर्त रूप से जो आर्किटेक्ट एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा,
रूमी दरवाज़ा, भूल भुलैया, ये तो ये सब लखनऊ के बारे में बता रहा है। और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी थे, लखनवी कुजीन्स, तो यहाँ तो गैस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, यानी खाने पीने की बात हो रही है, तो लखनवी कुजीन्स का नाम आना ही चाहिए। मुगलई वाला, उसके साथ पोइट्री, गज़ल और लखनऊ का कथक और चिकनकारी, एम्ब्रॉयडरी, ये सब बहुत फेमस है। चलिए देखते हैं यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा। इसका जो गठन है, फ्लैगशिप सिटी प्रोग्राम है, 2004 में लॉन्च हुआ था। इसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेट डायरेक्टरेट टूरिज्म जो होता है अपनी सिटी के नॉमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो सेंटर की है उसको देता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सिलेक्ट करेगी सिटी को, फिर उस सिटी को और मतलब कंट्री को ऑप्शनल एंट्री में आईसीएन को देगी। आईसीएन जो है हर दूसरे साल ये एंट्री के लिए एप्लीकेशंस को ओपन करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रमोट कल्चर एंड क्रिएटिविटी ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में किस तरह से कल्चर और क्रिएटिविटी ने अपना सहयोग दिया है, उसको अगर दिया है तो उसको प्रमोट करना। टू प्लेस कल्चर एंड क्रिएटिविटी एट द सेंटर ऑफ अर्बन प्लानिंग टू क्रिएट अ सेफ, resilient, inclusive and sustainable urban environment for all, aligns with the goal 11 of UN Sustainable Development। तो यूनियन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल 11 है, यानी कि शहर के बारे में, शहरी विकास के बारे में बताया गया है, तो उसके साथ एलाइन करेगा। सिटीज़ पूल रिसोर्सेज एंड नॉलेज बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस, डेवलपिंग पायलट प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटिंग प्रोफेशनल एंड आर्टिस्टिक एक्सचेंज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू स्टडीज एंड एवेल्यूटिंग। तो ये सब कुछ दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। रिसेंटली द नेशन ऑब्जर्व द जनजाति गौरव दिवस टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर एंड ट्राइबल लीडर भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाया। कैसे, उनके दिवस को हम लोग जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी, अर्ली लाइफ उट्टीहाटू, खुंती डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में 1875 में इनका जन्म हुआ। बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटियो एरिया, प्रेजेंट डे झारखंड में ही इनका छोटा नागपुर प्लेटियो एरिया में इनका जन्म हुआ था। टीचिंग्स एंड बिलीव्स मोनोथिज्म्स, एक ईश्वरवाद में मानते थे, एक ईश्वरवाद ज़्यादा नहीं मानते थे। फाउंडेड अ न्यू सेक्ट नोन एज बिरसाइड, बिरसा प्रीस्ट बिलीव इन वन गॉड। ऐसा था कि बिरसा मुंडा पहले क्या थे, इन्होंने क्रिश्चियन को माना, क्रिश्चियन के एजुकेशन को डिपार्टमेंट ने सबको माना, इसलिए पहले स्टार्टिंग में वो मोनोथिज्म से मानते थे। रिवाइवल ऑफ ट्राइबल फेथ, ही रिजेक्टेड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड सॉट टू रिफॉर्म ट्रेडिशनल मुंडा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले क्या था कि इन्हें पहले क्रिश्चियन को अपनाया था, उसके धर्म को अपनाया था, उसमें देखे थे इसके में थोड़ा सा लिबरल है, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा दिया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड सॉट टू रिफॉर्म ट्रेडिशनल मुंडा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। Moral discipline, he emphasized cleanliness, hard work, अवॉइडिंग एल्कोहल, प्योरिटी इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताया गया, शराब नहीं पीना है, हार्ड वर्क करना है, क्लीनलीनेस, ये सब। डेथ एंड लीगेसी, डायड इन रांची जेल ड्यू टू कॉलरा, इनको कॉलरा हो गया था 1900 में, इस कारण की डेथ हो गई थी रांची जेल में। हिज रिमेंबर्ड एज भगवान एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ धरती आभा, ठीक है, धरती आभा का इनको टाइटल दिया गया है। एंड इन ऑनर ऑफ हिज लेगेसी नवंबर 15 सेलिब्रेटेड एज द जनजाति गौरव दिवस, ठीक है। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू कॉलोनियल रेजिस्टेंस क्या था, मुंडा रिबेलियन, मुद्दे विद्रोह हम लोगों ने जो सुना था उसमें इनका काफ़ी हक था। लॉन्च द उलूगुलान और ग्रेट टुमलेट मूवमेंट, मुंडा रिबेलियन इन 1899। स्लोगन अगेंस्ट ब्रिटिश राज, अबुआ राज सतर्जना, महारानी राज तुंदुरजना, लेट द किंगडम ऑफ द क्यून बी एंडेड एंड अवर किंगडम बी स्टेबलाइज्ड। तो इन्होंने ये अपना एक स्लोगन दिया था। मुंडा रिबेलियन के बारे में देखते हैं, क्या रिवोल्ट था। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 आया था। इट एबोलिश द ट्रेडिशनल खूंत कट्ठी सिस्टम, जॉइंट लैंड होल्डिंग, तो उन्होंने जो ट्रेडिशनली वहाँ लोग रह रहे थे वहाँ के सिस्टम को ख़त्म करके एक परमानेंट सेटलमेंट लाया था। इसके विद्रोह में वहाँ के ट्राइब ने विद्रोह किया था। ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्लीन काउंसिल्स विद कॉलोनियल कोर्ट्स, इरोडिंग कस्टमरी जस्टिस, ये सब। इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लोटेशन, बेथ बेगारी हुआ था, फोर्स्ड, तो बेगारी सिस्टम होता है कि काम करा लिया पैसा नहीं दिया, ये सब। डिपेंडेंस ऑफ मनी लेंडर्स फॉर क्रेडिट, क्लियरिंग टू डेट, लैंड एलिनेशन, तो ये सब हिस्ट्री का पोर्सन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवोल्ट, ओवर थ्रू ब्रिटिश रूल को ओवर थ्रू करना। एक्सपेल डिक्यूज मतलब आउटसाइडर जो बाहर से आके रहते थे यहाँ, जमींदार मनी लेंडर्स, इनको सबको एक्सपेल करना। रिस्टोर ट्रेडिशनल मुंडा कंट्रोल का रिस्टोर करना। एंड स्टेबलाइज इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट अंडर बिरसा राज, ठीक है। तो ये सब उनके वो थे, फीचर थे। आउटकम्स ऑफ द रिवोल्ट, रिपील ऑफ बेगार सिस्टम और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आया था, ठीक है। आर्य समाज के 150 साल पूरे हुए। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 एज अ पार्ट ऑफ ज्ञान ज्योति फेस्टिवल कमोमरेटिंग 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दयानंद सरस्वती एंड 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज।
आर्य समाज के बारे में देखते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। अब ब्रांच ऑफ आर्य समाज एट लाहौर वाज स्टेबलाइज इन 87। बाद में एक ब्रांच इसकी लाहौर में स्टेबलाइज हो गई थी। नेचर क्या था? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। दो मूवमेंट होते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट होता है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होता है। रिफॉर्म होता है जो पर्टिकुलर फ्रेम चल रहा है उसी में थोड़ा सा फेरबदल करना। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है उसको एक तरह से नए तरह से रिवाइव करना, ठीक है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट aiming to bring religious and social reforms in Hindu with the conviction that the reforms was to come through revival of Vedic religion। ठीक है, इन्होंने माना कि हम लोग जब तक रिफॉर्म नहीं ला सकते हैं जब तक हम लोग रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन यानी वेदों की लौटो वाला नारा नहीं ला सकते। मतलब वेदों की ओर लौटो, इसलिए इन्होंने दिया था कि जब तक वेदों का जो धर्म है, वैदिक जो रिचुअल्स हैं, इनकी नॉलेज है, उसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोग रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। द गोल ऑफ आर्य समाज हैज ऑलवेज बीन क्रीनवेंटो विश्वम आर्यम मेक दिस वर्ल्ड नोवेल। ठीक है, तो इन्होंने ये दी गोल दिया था आर्य समाज का कि जो वर्ल्ड है उसको नोबल बनाना। क्रीनवंतो विश्वम आर्यम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्य समाज क्या था? एवरी ब्रांच ऑफ आर्य समाज लोकेटेड इन विलेजेस, टाउन, सिटीज़ वाज यूनिट इन इटसेल्फ। एग्जीक्यूटिव कमेटी हर एक जगह इनकी एक ब्रांच होती थी, चाहे विलेज हो, टाउन हो, सिटी हो, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काम करती थी। एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी गवर्न द अफेयर्स ऑफ समाज कंप्राइजिंग द मेंबर्स इलेक्टेड मैनुअली बाय बैलेट विद री इलेक्शन परमिशंस। तो इलेक्शन टाइप का कुछ होता था, उससे वो इलेक्ट होते थे। मेंबरशिप इन्वॉल्व एक्सेप्टेंस ऑफ 10 फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के इन्होंने 10 फंडामेंटल टेनेट्स को मानते थे, तब जाकर ये इन्वॉल्व होते थे एज ए मेंबरशिप। पेमेंट ऑफ 1% ऑफ मंथली ईयरली इनकम टू हेल्प इट्स कॉज एंड पार्टिसिपेट इन इट्स मीटिंग। तो आप जो मंथली ईयरली जो कमाते हैं उसका 1% आपको देना पड़ता था फॉर मेंबरशिप। पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट कंडक्टेड दीज मीटिंग्स। कास्ट मैटर नहीं करती थी मीटिंग में सब आते थे। द आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन इज लाइव एंड साउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आर्य समाज हैज़ ब्रांचेस इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ उनके क्या कहते थे, ब्रांचेस रहते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज देख लेते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन। पहले हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ आर्य समाज क्या क्या थे। गॉड इज द प्राइमोर्डियल रूट सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। ईश्वर ही सत्य ज्ञान का क्या है, परम स्रोत है। गॉड इज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, ऑल ब्लिस, ही इज फॉर्मलेस, अलमाइटी, जस्ट एंड अलोन इन इज वर्दी ऑफ वर्शिप। तो ईश्वर ही सत्य है, वही सभी ज्ञान है, सभी ब्लिस है, फॉर्मलेस है, ऑल माइटी है, जस्ट है, एलोन है। ठीक है। वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज विद प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल आर्यस टू स्टडी एंड प्रोपेगेट। वेद ही सत्य की उचित या सही पुस्तकें हैं जो जिनका प्राइम ड्यूटी होती है हर एक आर्य का कि उनको स्टडी करे और प्रोपेगेट करे, उनको उनके विचारों को फैलाए, विस्तारित करे। आर्यास शुड ऑलवेज एक्सेप्ट ट्रूथ एंड रिजेक्ट अनट्रूथ। आर्यों को हमेशा सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो असत्य है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ऑल एक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू धर्म। जितने भी हम लोगों के कार्य हैं, हम धर्म के आधार भी हम लोगों को अपने कर्म करना चाहिए। कोई भी अनैतिक कार्य या अधर्म वाला कार्य नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समाज इज टू डू गुड टू द वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो जो इस समाज का है उद्देश्य है और विश्व में अच्छाई लाना, चाहे फिजिकल, चाहे सोशल, चाहे स्पिरिचुअल। डील विद द पीपल विथ लव, राइटियसनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ मेरिट। तो जो हैं लोगों से प्यार से, सही तरीके से और एक कंसिडरेशन ऑफ मेरिट के हिसाब से उनसे डील करना चाहिए। और वर्क फॉर लिक्विडेशन ऑफ इग्नोरेंस एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो अपने ज्ञान के जो अज्ञानता को कम करके ज्ञान को बढ़ाना, इसमें हम लोगों को काम करना चाहिए। नो वन शुड बी कंटेंट विथ हिज ओन अपलिफ्टमेंट बट शुड फील गुड इन गुड फॉर ऑल। किसी भी व्यक्ति को अपने उत्थान से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बट शुड फील गुड इन गुड ऑफ ऑल। जबकि जब तक सब उसको सभी की खुशी में ही खुद को खुश या गुड समझना चाहिए। ऑल मैन आर ऑब्लाइज्ड इन हैविंग टू ओबे द सोशल लॉज बट एवरीवन इज फ्री टू वर्क फॉर हिज ओन वेलफेयर। सभी मैन क्या हैं, अनफ्री हैं, ऑब्लाइज्ड हैं सोशल लॉज के लिए, बट एवरीवन इज फ्री टू वर्क फॉर हिज ओन वेलफेयर। समाज में रहेंगे तो समाज के लॉज को मानेंगे ही, लेकिन अपने उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये 10 टेनेट्स थे आर्य समाज के लिए। कंट्रीब्यूशन आर्य समाज का देख लेते हैं। रिलीज रिफॉर्म्स, इट प्रमोटेड द मोनोथिस्टिक, इक्केश्वरवाद हिंदू परंपरा को इन्होंने रिजेक्ट किया। रिचुअलिस्टिक एक्सेसेस एंड सोशल डोगमास, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म प्रोमोटिंग यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन वैदिक टीचिंग्स। तो इन्होंने ये कुछ ऑर्थोडॉक्स को खत्म करते हुए वैदिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। दे पायनियर्ड द हाईली अनकन्वेंशनल स्टेप ऑफ शुद्धि। ठीक है, शुद्धि ऐसे शुद्धि लोगों का ऐसा ट्रेडिशन था जो भी बंदे, जो भी लोग
किसी भी मिशनरीज के द्वारा, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा हों या फिर मुगल टाइम पर मुस्लिम में जो भी ये कन्वर्टेड थे, तो उनको क्या करता था, इनको फिर से वापस में हिंदू में लाने के लिए शुद्धि परंपरा, इन्होंने शुद्धि ट्रेडिशन लाई। प्यूरिफिकेशन सेरेमनी विच इन्वॉल्व द इन मास रिकन्वर्जन एंड रिक्लेमेशन ऑफ हिंदूज हु हैड चेंज द रिलीजन टू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अदर फेथ्स। ठीक है, तो वही है। It helped Moplars of Malabar to recover it into Hinduism. 1923 promoted Vedic teachings through Kumbh Ved Abhiyan, where Vedic knowledge was disseminated during Kumbh Mela। ठीक है, तो मलाबार के मोपलास को इसने हिंदू में रिकन्वर्ट करने के लिए प्रेरित किया था कुंभ वेद अभियान के द्वारा। सोशल फॉर्म्स देखते हैं। आर्य समाज ट्राइड टू गेट अनटचेबल्स 90s अनटचेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, एज इक्वल मेंबर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी बिफोर महात्मा गांधी टूक अप द कॉज ऑफ अनटचेबल्स। तो आर्य समाज ने भी अनटचेबल की बात की थी। गांधी से पहले किसी ने भी अगर अनटचेबल की बात की थी तो आर्य समाज था। सोशल रिफॉर्म, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, इट स्टेबलाइज नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इक्विप गर्ल्स विद इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन्स, वुमेन के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए इसने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, शिक्षा के बारे में और इन सब के बारे में। ठीक है, जैसे कन्या महाविद्यालय जालंधर, कन्या पाठशाला देहरादून, हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर। तो ये कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है वुमेन एजुकेशन के लिए। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड नेशनल मूवमेंट, ऑल्दो द समाज कंसिस्टेंटली स्टेटेड इट वाज रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज अ फॉरनर इन इंडियाज नेशनल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। हालांकि आर्य समाज कहता है कि वह एक तरह का रिलीजियस, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बट नेशनल और पॉलिटिकल अवेकनिंग में राजनीतिक विचार को कैसे जगाना है, इस चीज़ में उसने काफ़ी भूमिका निभाई है। इट वाज रिफ्लेक्टेड थ्रू सपोर्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, खादी, स्वदेशी, अपोजिशन टू साल्ट टैक्सेस। तो इन सब के कारण हिंदी भाषा को कैसे बढ़ावा दिया, खादी और स्वदेशी को इसने कैसे अपनाया, अपोजिशन और साल्ट टैक्सेस जो नमक का कानून लगाया गया था उसके विद्रोह में इसने काफ़ी आवाज़ उठाई। प्रोमिनेंट लीडर्स इंस्पायर्ड विद आर्य समाज इंक्लूडेड लाला लाजपत राय, इससे प्रभावित थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्र नाथ सन्याल, भाई परमानंद, विनायक दामोदर सावरकर। ये सब क्या थे, इसी सत्य समाज आर्य समाज से प्रेरित थे। इसके बाद हैदराबाद सत्याग्रह देख लेते हैं 1938 1939। सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय आर्य समाज अगेंस्ट हैदराबाद निजाम्स ऑपरेसी रूल दैट प्रोहिबिटेड आर्य समाजिस्ट टू प्रोपेगेट वैदिक टीचिंग्स। ठीक है, तो एक तरह का समाज लाया गया था, आर्य समाज के द्वारा लाया गया था, किसके अगेंस्ट, हैदराबाद के निजाम के। दैट प्रोहिबिटेड आर्य समाजिस्ट टू, हैदराबाद का जो निजाम था उसने आर्य समाजिस्ट जो थे उस वहाँ के, उनको वैदिक टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए मना किया था। उसी के विद्रोह में इसने हैदराबाद सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। इसमें से प्रोमिनेंट लीडर महात्मा नारायण स्वामी, चांद किरण शारदा जी थे। मूवमेंट का रोल था कि वाज नॉलेज्ड बाई सरदार वल्लभ पटेल हैदराबाद लिबरेशन इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। तो जब हम लोग भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय बहुत सारी एसेस थे, मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स, तो उनको जब एक तरह इंटीग्रेट करने की बात की तो सरदार वल्लभ पटेल ने इसी सत्याग्रह की बात की थी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ आर्य समाज का आज के समाज में समकालीन परिदृश्य में क्या योगदान, क्या रिलीवेंस है, देखते हैं। प्रासंगिकता क्या क्या है। रिमूविंग सुपरस्टिशंस एंड इग्नोरेंट बिलीव्स, सर्टेन सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड, वेयरिंग अ चार्म्ड लॉकेट्स टू वार्न ऑफ इविल आई। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे सुपरस्टिशन बिलीव को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चार्म्ड लॉकेट अभी भी हम लोग क्या है कि गले में कि बुरी नज़र से बचने के लिए लॉकेट पहनते हैं। इंडियन डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिमेंस अ प्रेसिंग इशू इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली एड्रेस्ड इट इज़ सोशली प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस को भले ही संविधान में बताया गया है कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 में, 14 में, 16 में कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी के अलावा इक्वलिटी का राइट भी दिया गया, ये सब दिया गया। उसके बाद भी सोशल में समाज भी बहुत प्रेवलेंट है। तो ये सारे समाज क्या हो सकता है, एक तरह से इसमें भूमिका निभा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, योगा, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के बारे में, पर्यावरण सजीव क्या है, हम लोगों के लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है, तो इन सब पर भी आर्य समाज क्या है कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में जो इंडिया का लाइफ मिशन है, वन सन वर्ल्ड वन ग्रेड मिशन है, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन कंस्टिट्यूटिंग हाफ ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। तो वुमेन का जैसे अभी ड्रोन दीदी चल रहा है डिफेंस में, इनमें तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी ये भूमिका निभाएगा। एजुकेशन में तो चल ही रहा है वुमेन के लिए। इंस्टिलिंग ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ के लिए, जो मानव के अधिकार के लिए, एम्पैथी, कंपैशन, सेंसिटिविटी के लिए भी
प्रमोट करेगा। तो इस तरह से आर्य समाज आज के उसमें रेलिवेंट है। आर्य समाज एजुकेशनल प्रोग्राम, दयानंद नगर DAV जो कॉलेज है, वैदिक द फर्स्ट DAV स्कूल was established in Lahore in 1886 under the leadership of Lala Lajpat Rai. It aims to induce scientific temperament students without uprooting them from their spiritual, cultural, religious belongings. तो और उसके अलावा क्या है कि जो आर्य समाज था, आर्य समाज में विचारधारा दो भागों में बढ़ गई। एक बन गया DAV, एक बन गया गुरुकुल परंपरा। DAV वाली थोड़ा सा ओरिएंटलिस्ट, मतलब ये तरह समझते थे कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इसमें लाना जरूरी है। गुरुकुल वाले वही प्राचीन परंपरा में डिपेंडेंट थे। तो DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ बना? पहला बना लाहौर में 1886 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। इट एम्स टू इंड्यूस साइंटिफिक टेम्परामेंट तभी आएगा जब हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को एमलगमेट करेंगे, विदाउट अपरूटिंग देम फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल कल्चर एंड रिलीजियस मोरिंग्स। इसके अलावा गुरुकुल कांगरी वाला सिस्टम 1902 में आया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार से। लेड बाय ट्रेडिशनलिस्ट, इट प्रायोरिटाइज्ड वैदिक टीचिंग्स ओवर वेस्टर्न एजुकेशन। तो मैंने बताया ना, आर्य समाज दो भागों में बढ़ गया था, एक DAV वाला, एक बढ़ गया था गुरुकुल परंपरा में। गुरुकुल वाले क्या थे, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को ज़्यादा तवज्जो देते थे, DAV वाला थोड़ा मॉडर्न वाले को। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। उनका नाम मूल शंकर था। जन्म फरवरी 12, 1824 को मोरबी में, कठियावाड़ गुजरात में हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में। स्टार्टेड एजुकेशन एट 5 साल के वर्ष से अपना एजुकेशन दीक्षा स्टार्ट किया। वाज इन्वेस्टेड विद द सेक्रेट थ्रेड एट 8। उनका जो सेक्रेट थ्रेड यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है 8 वर्ष में हो गया। एंड ही रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन बिगेन एट 14। ही रिसीव्स वैदिक एजुकेशन एंड वाज एजुकेटेड इन संस्कृत। और उनका जो धार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन 14 के वर्ष में हुआ। वैदिक एजुकेशन उनकी जो संस्कृत में हुई थी। रेनसिएशन, रन अवे फ्रॉम होम, 21 की उम्र में ही घर से निकल गए, साधु बन गए। 15 साल तक वंडर किए, कई साधु और पंडितों से मिले, तब जाकर उनको बेस्ट ज्ञान की प्राप्त हुई। डेथ 30 अक्टूबर 1883 कहाँ? अजमेर, राजपूताना में। गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद सरस्वती। वो चार्ज हिम टू पर्ज हिंदुइज्म ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या क्या था? नेशनल मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया। ही इज क्रेडिटेड टू हैव फर्स्ट यूज द स्वराज शब्द सबसे पहले यूज इन्होंने 1875 में किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिलीफ इन वेदास, बैक टू वेदास, वेदों के लोटो का नोट क्या दिया था? मोटो दिया था। ठीक है, इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स में क्या दिए थे? होस्टेड द प्रखंड खंडिनी पताका 1877 हरिद्वार कुंभ मेला में। प्रखंड खंडिनी पताका का इन्होंने होस्ट किया था। टू अपोज सोशल इविल्स, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशंस। ठीक है, तो जो सोशल समाज की जो कुरीतियाँ हैं और ब्लाइंड फेथ हैं और अंधविश्वास हैं, उसको अपोज करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका 1877 में इन्होंने लॉन्च किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कॉल्ड हिम एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्होंने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। वुमेन राइट्स, advocated equality of sexes, encouraged women to study Veda and carried on a crusade against child marriage। तो इन्होंने इस सब के बारे में बात की थी। रिलीजियस रिफॉर्म लाया था। सत्यार्थ प्रकाश उनकी जो प्रकाशित हुई थी, उसमें से रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड एडवोकेट फॉर द वर्शिंग ऑफ वन सुप्रीम गॉड फॉलोइंग सिंपल रिचुअल्स एंड रिसिटेशंस ऑफ वैदिक मंत्रास। ठीक है, तो रिसिटेशन वैदिक मंत्रास के बारे में इन्होंने सब ये बात की थी। गौरक्षा के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने गोकुरांधुनी नाम की एक 1881 में पब्लिश की थी। उसमें बताया गया कि एडवर्टाइज कंडेमनिंग काउ स्लॉटर एंड स्टेबलाइज द फर्स्ट गौरक्षिणी सभा पंजाब में। तो इसी के बेस पर पहली जो गौरक्षिणी सभा थी 1882 में पब्लिश होती है। हिंदी लैंग्वेज को पॉपुलराइज किया। ही बिलीव्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द यूनिफाइंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिस्पाइट इट्स प्रोफिशिएंसी संस्कृत एंड हिज मदर टंग बीइंग गुजराती। जबकि वो उनकी प्रोफेंसी संस्कृत में थी और मदर टंग गुजराती में थी, उसके बावजूद इन्होंने हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट को तवज्जो दी। ठीक है, यूनिफाइंग लैंग्वेज माना इसको। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी में ही लिखा गया था। एजुकेशन इन हिज वर्क, सत्यार्थ प्रकाश ही स्टार्ट विथ हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्टेटिंग द पेरेंटल ड्यूटी टू इंश्योर चाइल्ड एजुकेशन। तो सत्यार्थ प्रकाश की स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि पेरेंटल ड्यूटी क्या है, लोगों की एक ये होती है, जिम्मेदारी होती है कि कैसे अपने बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। प्रपोज लर्निंग संस्कृत, हिंदी एंड फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम द एज ऑफ 5 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक होंगे, उसको हम कल नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।